Welcome back to BST Lovers, my lovely 11th class friends. Wish you a very successful, healthy, happiest day. Welcome once again to our channel BST Lovers or Business Lovers episode number 5. Friends, so sorry for that. Actually, in the last video, by mistake, uh, I have write episode number 3 instead of episode number 4. So I have commented on the video, and definitely I will on the video, and definitely I will change the content to very soon. So sorry for that. And let's start our today's topic. Friends, last time I left the corporate I left on the cooperative societies type, right? So today we will discuss that topic in this video. So let's discuss it without wasting any time. Let's start our topic. So last time we were on the cooperative organization types. So these were the types of cooperative organization. First was consumer cooperative society, second was producers cooperative society, third was cooperative marketing society, fourth was cooperative farming society, and the last one was cooperative housing society. So friends, actually we have these 5 cooperative societies in our syllabus. So today we will discuss them or discuss all of them one by one. So let's start our first one, that is consumers cooperative society. So friends, consumers cooperative society is what? This society consists of eliminate the middleman. The consumer cooperative society purchase goods directly from manufacturer and sell them to the members at reasonable prices. Friends, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्चुअल में क्या होता है कि ये नॉर्मली कंज्यूमर्स के लिए होते क्या होते हैं, जब बहुत सारे कंज्यूमर्स एक साथ मिल के क्या बना लेते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं, जिस सोसाइटी में वो लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली जाके बल्क में सामान लेते हैं. अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे को 1 महीने का सामान लेना है फॉर एग्जांपल, तो मैं हर एक चीज़, चीनी, चाय पत्ती या कोई भी चीज़ जो भी हमारा डेली रूटीन का जो डेली सामान होता है, टूथपेस्ट एंड अदर मेनी ऑफ द थिंग्स, मैं क्या करूँगी, एक एक पैकेट खरीदती हूँ, राइट. हर एक चीज़ का एक पैकेट खरीदती हूँ. ऐसा तो नहीं होता ना कि मैं सोचूंगी यार इस महीने एक काम करते हैं, टूथपेस्ट खरीद लेते हैं 1000 पैकेट. इज़ इट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट. मैं एक पैकेट टूथपेस्ट का खरीदूंगी, एक पैकेट चाय पत्ती का, एक पैकेट लकी शुगर एंड अदर ऑल द थिंग्स जो भी हमारी नेसेसिटी होती है, सारी चीज़ें हम एक एक पैकेट खरीदते हैं, राइट. लेकिन उसमें हमें क्या पड़ता है, वो हम मैन्युफैक्चर के बाद जाके वो सारी चीज़ें खरीद सकते हैं कि भाई भैया मेरे को ना एक पैकेट नमक दे दो, एक पैकेट शुगर दे दो, एक पैकेट ये दे दो, एक पैकेट वो दे दो. इट्स नॉट पॉसिबल, राइट. तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले क्या करते हैं, सारे कंज्यूमर्स मिल के एक अपना अपना जो सामान होता है उनका, वो क्या करेंगे, वो सारा बल्क में जाके लेके आ जाएंगे. क्या होगा, अब वो बल्क में ना जिस तरीके से रिटेलर लेके आता है मैन्युफैक्चरर से, उसी तरीके से इन द सेम वे हम लोग भी मैन्युफैक्चरर से सीधा बल्क में सारा सामान लेके आ जाएंगे और उसको अपने ही मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, जो उनको इतने, क्योंकि अगर जब वो रिटेलर के पास आता है तो रिटेलर अपना मार्जिन लगाता है, अपने ट्रांसपोर्टेशन का, वेयर हाउसिंग का, हर चीज़ का मार्जिन लगा के वो हमें सोल्ड आउट करता है. तो हमें जो मिडल मैन होता है, होलसेलर एंड रिटेलर, हम इसको इसके प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, वो अपने पास ही रख लेते हैं. हम मिडल मैन को क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं और उसका प्रॉफिट भी अपने पास रख लेते हैं. नॉर्मली हमारे बाहर जो हमारा टाटा नमक आता है, जो 18-20 रुपये का हमको पड़ता है, अगर आप मैन्युफैक्चर से वो ले लेते हो आपको 10 या 15 रुपये का पड़ेगा. तो बाकी की जो 4-5-10 रुपये आपके बच रहे हैं, वो आपके पॉकेट में, जो कि मिडल मैन के पास जाने वाले थे, वो अब आपके पॉकेट में आ जाएंगे. तो इस वजह से क्या होगा, वो आपको इतना सस्ता पड़ जाता है. सो दैट्स वाई लोग क्या करते हैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं, जिसमें वो मैन्युफैक्चर से सीधा लेके आ जाते हैं और अपने ही मेंबर्स को रीजनेबल प्राइसेस में वो गुड्स उनके नीड्स के अकॉर्डिंग सेल आउट कर देते हैं, यानी 1 पीस 2 पीस के हिसाब से, जो हमें रिटेलर जिस तरह देता है. Now, what are the main objective of cooperative society? So, the main objective of cooperative society are to ensure steady supply of essential goods. यानी कि रेडी मेड, यानी जैसे किसी को अगर कभी भी ज़रूरत पड़ती है essential goods की, तो वो क्या करते हैं, उसको ऑलरेडी रेडी रखते हैं ताकि कभी भी उनको ज़रूरत पड़े तो ईजिली जाके ला सके, उनको रिटेलर के पास ही ना भागना पड़े. क्योंकि क्या होता है, मैनी ऑफ टाइम्स हमें कई बार ना ज़रूरत जो पड़ती है, और हम लोग होते भी ऐसे ही हैं कि जब तक नमक ख़त्म नहीं होगा तब तक हमने जाके लाना
नहीं है। हम पहले से आके बोलते हैं कि अभी 1 महीने में पहले बाद मतलब कि हमारा नमक ख़त्म होने वाला है, 1 हफ्ते बाद नमक ख़त्म होने वाला है, तो अभी से ला के रख देते हैं। मेनी ऑफ टाइम्स ऐसा नहीं होता है, आज ख़त्म होने वाला तो आज ही जाके लेके आएंगे। सो सडनली हमें कई बार कई चीज़ें चाहिए होती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम सडनली जाके लेके आ जाते हैं रिटेलर के पास। लेकिन मैनी ऑफ टाइम्स ऐसा हो सकता है ना कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास वो ना हो, क्योंकि उनका ये काम नहीं है बेचने का, वो तो हमारी हेल्प के लिए करते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले क्या करते हैं, हमेशा स्टॉक बना के रखते हैं कि जब भी उनके मेंबर्स को किसी भी एसेंशियल गुड की ज़रूरत होगी तो उनको वहीं से वो सारा सामान मिल जाए। ऐसा ना हो कि उनको रिटेलर के पास ही जाना पड़े और वापस से वही अमाउंट पे आउट करना पड़े। सो वो हमेशा सप्लाई रेडी रखते हैं ताकि कभी भी उनके मेंबर्स को किसी भी एसेंशियल गुड की ज़रूरत हो तो एट दैट टाइम उनके पास वो गुड रेडी हो और वो उसको उनको प्रोवाइड करवा पाए। Second is to supply the goods at reasonable prices by eliminating the middleman and margin of the middleman। यानी कि वो लोग क्या करते हैं, मिडल मैन को एलिमिनेट कर देते हैं और जो भी मिडल मैन का जो भी मार्जिन होता है वो एज अ प्रॉफिट उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, राइट। और एज अ प्रॉफिट उनको वो रीजनेबल प्राइस में मिल जाता है। जो मिडल मैन को उनको 5-10 रुपये लेने थे वो उनके अब पॉकेट में ही रहते हैं, उनको 5-10 रुपये कम देने पड़ते हैं क्योंकि वो अब सीधा मैन्युफैक्चर से वो सामान लेके आ रहे हैं। Now, third one and last objective of the cooperative society, consumer cooperative society is to supply the goods and services of high quality। यानी ये लोग लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं रखते हैं, कि ये लोग हाई क्वालिटी के ही प्रोडक्ट्स रखते हैं जो कि उनको ईजिली नॉर्मली लोगों को सबको रीजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं। जिस वजह से क्या होता है कि मतलब कि ऐसा होता है ना, क्योंकि हमारे जो हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे मिडल मैन के पास आने के बाद वो हमें बहुत महंगा पड़ता है, और लो क्वालिटी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमें सस्ते पड़ते हैं क्योंकि वो रियलिटी में क्या होता है बहुत सस्ते होते हैं, तो मिडल मैन के आने के बाद भी हमें वो सस्ते ही पड़ते हैं। लेकिन अगर हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हम मिडल मैन को एलिमिनेट करके लें तो हमें वो भी सस्ते ही पड़ते हैं, या 2-4 रुपये ऊपर नीचे बढ़ेगा जो हमारे लो क्वालिटी के प्रोडक्ट है। तो इससे जैसे क्या होगा, सभी के सभी लोग हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट भी ले पाते हैं। So that is our consumers cooperative society। Let's go towards the next society, that is producers cooperative society। हमने कंज्यूमर का पढ़ लिया, कंज्यूमर को जो परेशानी होती है मिडिल मैन को एलिमिनेट करके वो प्रॉब्लम यूज मतलब अपनी सेटिस्फाई कर लेते हैं अपने आप को। अब प्रोड्यूसर किस तरीके से करेगा, प्रोड्यूसर के पास कोई मिडिल मैन नहीं होता है, वो थोड़ा ना किसी मिडिल मैन से सामान लेता है कुछ भी करता है। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, दिस सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स हु इंडिविजुअली फाइंड इट डिफिकल्ट टू परस्यू द इनपुट्स एंड गेट द मशीनरी एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यानी कई बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारी जो छोटे छोटे से जो स्मॉल बिजनेसमैन्स होते हैं ना, उनके पास ज़्यादा फंड नहीं होता है कि वो अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी मशीनरी ले पाए, क्योंकि जो हमारी मशीनरीज आती है वो बहुत महंगी आती है, 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख इस तरीके से। और जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड दीज मशीनरीज, तो क्या करते हैं सारे के सारे छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स एक साथ मिल जाते हैं और वो क्या करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को सब मिल के बाय कर लेते हैं। वो उनको मतलब अब फॉर एग्जांपल एक मशीनरी 1.5 लाख की है, मेरे लिए अकेले इंसान के लिए वो 1.5 लाख महंगा पड़ रहा है, लेकिन अगर मैं 6-7 लोगों को जाऊंगी और उस 6-7 लोगों को मिल के वो 1.5 लाख रुपये, अगर फॉर एग्जाम्पल 5 लोग गए, हमने 1.5 लाख की मशीनरी है तो हमने कभी 1.5 लाख को एक काम करते हैं 5 लोगों में डिवाइड कर लेते हैं, तो हर किसी ने 30,000 दिए तो 1.5 लाख की मशीनरी हम सबको 30,000 की पड़ गई ना। अब हम क्या करेंगे, उस मशीनरी को सबके सब मिल के यूज़ कर लेंगे, है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमें मशीनरी मिल जाएगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिल जाएगी और हमारे इनपुट्स की जो क्वालिटी होगी वो भी इंक्रीज अप हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हो जाएगा। नाउ अब ये जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है प्रोड्यूसर्स वाली, ये एक टाइप की नहीं होती कि हम लोग से मशीनरी वाली नहीं होती है, इसमें 2 टाइप्स आते हैं। सो दे आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड विच आर दीज, द वन विच प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल इनपुट मशीनरी एक्सेट्रा सो दैट प्रोड्यूसर कैन कंसर्न ऑन द प्रोडक्शन। यानी कि एक सोसाइटी तो ऐसी होती है जो हमें रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कराती है, क्योंकि मैनी ऑफ टाइम्स लोग रॉ मटेरियल भी नहीं खरीद पाते। अब ऐसा फॉर एग्जांपल है, अब रॉ मटेरियल मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, क्या होगा, अब प्रोड्यूसर है, ठीक है, प्रोड्यूसर को कोई रॉ मटेरियल चाहिए, फॉर एग्जांपल एक कोई प्रोड्यूसर है वो फर्नीचर प्रोड्यूस करता है, उसको लकड़ी लेके आनी है। अगर वो अपने लिए लकड़ी लेने जाएगा तो वो अगर फॉर एग्जांपल एक लकड़ी उसको 1000 रुपये की पड़ रही है, मतलब केजी वाइज, एक केजी उसको 1000 पीस की पड़ रही है। रियल में मुझे एक्चुअली में पता नहीं है लकड़ी का क्या वो है प्राइस है, बट एज अज्यूम करके बता रही हूँ। फॉर एग्जांपल 1 केजी के हिसाब से वो लकड़ी लेने जाता है, तो 1 केजी जो वुड है उसको पड़ रहा है
₹1000 का। अब वो फॉर एग्जांपल 20 kg ले लेता है तो उसको वो पड़ेगा ₹20,000 का। वो हद मार के अगर बार्गेनिंग भी करवाता है तो उसको 20,000 से 18,000 पड़ गया फॉर एग्जांपल, फाइन। लेकिन अगर वही ये चीज़ 100 kg 200 kg लेता तो उसको 100 kg 200 kg में क्या वो 10,000 15,000 का कम नहीं कर सकता था, क्योंकि 100 kg में उसको कितने का पड़ेगा, 1 लाख का पड़ेगा। तो 1 लाख में अगर उसने कहा कि भाई अब 10,000 रुपये का सामान खरीदने जाते हो तो आप 1,000 2,000 कम करा सकते हो, लेकिन आप लाखों में सामान खरीदने जाते हो तो आपको 10,000 15,000 20,000 कम पड़ेगा ना। आपने क्या बोला, एक काम ने बोला काम करते हैं 5 लोग जाते हैं, 5 लोगों के हिसाब से हम 100 kg लेके आ जाएंगे वुड। हम आप 5 प्रोड्यूसर्स हो, आप 5 प्रोड्यूसर्स गए और बल्क में 100 kg उठा के ले आए, आपको पड़ा 1 लाख का, मतलब उसके हिसाब से 100 kg के हिसाब से वो 1 लाख का था। आप लोगों ने बोला भाई हम लोग बल्क में ले रहे हैं तो कम से कम थोड़ा कम करो। उसने कहा ओके फाइन, हम लोग 30,000 कम कर लेते हैं। आप लोगों ने सबने बार्गेनिंग करवा के उसको 30,000 कम कर दिया। नाउ जहाँ पे आपको वो 2,000 कम मिल रहे थे, अब आप लोग को वही 2,000 की जगह 4,000 और 5,000 में क्या हो रहा है, कम पड़ रहा है। सो इजंट इट अ बेनिफिशियल थिंग टू यू ऑल ऑफ। तो इस तरीके से वो लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स इनपुट्स या मशीनरी को या तो वो साथ में जाके परचेज करते हैं जिसकी वजह से वो ज़्यादा बार्गेनिंग करवा पाते हैं, या फिर वो उन चीज़ों को साथ में मिल के यूज़ करते हैं जिसकी वजह से उनको क्या पड़ता है, सस्ता पड़ जाता है और ईजिली वो उसको अफोर्ड कर पाते हैं। नाउ सेकेंड वन इज़ द वन विच सेल्स द गुड्स प्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसर। और साथ ही साथ क्या होता है, मेनी ऑफ टाइम्स क्या होता है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं दे आर नॉट एबल टू सेल द गुड्स, क्योंकि हर एक बंदा हर एक चीज़ में अच्छा नहीं होता, राइट। प्रोड्यूसर अगर कोई फर्नीचर वाला है वो फर्नीचर प्रोड्यूस करता है तो इट डजंट मीन कि वो कोई चीज़ को सेल आउट भी अच्छी तरीके से कर सकता है। सो मेनी ऑफ टाइम्स क्या होता है, दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर गुड्स टू द जो कंज्यूमर। सो व्हाट हैपेंस, जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, दे ऑल्सो हेल्प देम टू सेल द गुड्स विच आर दे प्रोड्यूस, so that they are easily able to concentrate towards their production and will not able to find it difficult to sell their goods इन द मार्केट। सो इस वजह से क्या करते हैं वो लोग उनके गुड्स को सेल आउट करने में भी, लेकिन इट्स अ डिफरेंट प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, फाइन। ये लोग डिफरेंटली जाके अब लोग ये क्या करेंगे, अब फॉर एग्जांपल एक बंदा है उसके पास उसने बनाए 20, उसके पास वो है, व्हाट इज़ दैट, उसने फर्नीचर बनाया था तो उसने 5 टेबल बना रखे हैं, 4 चेयर्स है और मतलब इस तरीके से कुछ फर्नीचर्स है जो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ फर्नीचर्स है। अब वो जाके कहीं पे क्या वो करेगा, छोटी सी दुकान ले लेगा और उस दुकान में जाके बेचेगा तो उसको क्या वो महंगा नहीं पड़ जाएगा कि 10-15 जो फर्नीचर्स है उनको बेच रहा है तो उसको महंगा पड़ेगा ना। लेकिन अगर उसी जगह उसने 10-15 लोगों ने मिलके सारे अपने अपने फर्नीचर्स खरीद बनाए और उन फर्नीचर्स को अब वो जाके साथ में सेल आउट कर रहे हैं, तो साथ में कैसे सेल आउट कर सकते हैं, उन्होंने फॉर एग्जांपल उन सबके पास मिला के 200 के आसपास फर्नीचर है, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि 50 और 60 टेबल्स हैं, 50 और 60 चेयर्स हैं, उस तरीके से सब मिला के 100 और 150 उनके पास फर्नीचर प्रोडक्ट्स हैं। सो वो क्या करेंगे, वो सारे प्रोडक्ट्स जाके किसी के पास जाके किसी भी सेलर के पास जाके उसको सेल आउट कर देंगे और बोलेंगे दैट वी वांटेड दिस प्रोडक्ट टू सेल आउट इन द मार्केट। सो वो उसको बेच देगा। अब वही अगर वो इंसान जाके बेचता तो उसको अगर वो अपना खरीदता या फिर किसी को जाके बेचता तो वो मे बी इंसान उसको सस्ते में खरीद लेता। अब इन लोगों के पास ज़्यादा होगा, ज़्यादा लोग जाएंगे, या फिर वो लोग क्या कर सकते हैं, सब मिलके एक दुकान खरीद सकते हैं जिसका अगर उनको एक अकेले बंदे को 15,000 रुपीज़ उसका रेंट पड़ रहा था, अगर अब वो सब बंदे मिलके उसका 15,000 रुपीज़ रेंट दे देंगे तो इजंट यू थिंक कि ये उनको सस्ता पड़ेगा। तो अब वो क्या हो रहा है, उनको पास एक जगह आ गई है जहाँ पे अपना सामान रख के बेच सकते हैं, जो जहाँ का रेंट जो है वो भी उनको सस्ता मिल रहा है। या फिर ऐसा भी कई बार हो सकता है जो प्रोड्यूसर हैं सारे के सारे, उनमें से किसी एक के पास जगह है तो वो बोलेगा मेरी जगह पे हम सब बेच लेते हैं, उसका और भी जो भी कुछ मार्जिन होगा वो हम सब लोग बांट लेंगे। सो वो वहाँ पे भी उसको कई बार इस तरह भी वो कर लेते हैं। तो मैनी इनको क्या होता है, अलग अलग तरफ से इनको बेनिफिट्स मिल जाते हैं। जिनको सेलिंग में प्रॉब्लम होती है वो सेलिंग का देखते हैं, जिनको रॉ मटेरियल बनाने में इनपुट से मशीनरी में कोई परेशानी है वो मशीनरी वाले प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी में ज्वाइन अप हो जाते हैं। नाउ अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी आर, first one is to ensure steady supply of raw materials inputs etc at the reasonable prices। यानी इनका जो रॉ मटेरियल होता है, इनके जो इनपुट्स होते हैं, कोई भी सारी चीज़ें जो ये होती हैं इनकी, ये सारी चीज़ें वो क्या करते हैं रीजनेबल प्राइसेस में उनको दिलवा देते हैं। सेकेंडली
टू प्रोवाइड लेटेस्ट मशीनरी एंड न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, और इनको क्या करते हैं वो लेटेस्ट मशीनरी और न्यू टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाते हैं. Third one and last one of our producers cooperative societies object is to ensure smooth distribution and sale of goods produced by members, यानी कि उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स है वो स्मूथ हो पाए और उनके जो मेंबर्स जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो गुड्स ईजिली सेल आउट हो पाए. फाइन. नाउ आवर थर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी. अब मार्केटिंग में भी तो परेशानी होती है ना, यानी आपको मार्केटिंग करनी है, अपने प्रोडक्ट को जाके सेल आउट करना है, मार्केट अप करना है कि भाई हमारे पास ये है, इसके ये फीचर्स हैं, आप ये. अब कोई बंदा मार्केटिंग करने में तो परेशानी होती है बिकॉज मार्केटिंग इज ऑल्सो अ डिफरेंट टाइप ऑफ टैलेंट. नो वन इज everyone is not able to did the marketing part. So बाहर घूमना, लोगों से अट्रैक्ट मतलब लोगों के साथ इंटरेक्ट होना, उनको अपनी चीज़ें बताना, बार बार many of the things are there. ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, मेनी ऑफ द थिंग्स आर देयर. सो आप मार्केटिंग में के जो मार्केटिंग जो फंक्शंस होते हैं, मार्केटिंग करना इट्स नॉट अ इजी थिंग. तो हर कोई कई मेनी ऑफ ऐसे प्रोड्यूसर्स होते हैं हु फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डू द मार्केटिंग पार्ट. सो क्या होता है, द कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर हु फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सेल देयर गुड्स एट प्रॉफिट. यानी मेनी ऑफ टाइम्स क्या होता है, मार्केटिंग जो करते हैं यानी अपने गुड्स को जो बेचते हैं, सेल आउट करते हैं, वो उनको उस टाइप से प्रॉफिट नहीं हो पाता है जिस टाइप से वो चाहते थे. मेनी ऑफ टाइम्स लोग क्या करते हैं, उनसे ज़्यादा बार्गेन करके ले जाते हैं, या लोग कहते हैं भाई हम तो लेंगे ही नहीं, हमें नहीं पता, तो उनको वो सस्ते में ही बेचने पड़ जाते हैं, जिस वजह से उनको क्या होता है, प्रॉफिट की जगह मेनी ऑफ टाइम्स लॉस हो जाता है, और प्रॉफिट होता भी है तो ज़्यादा नहीं होता है. The output of all the small producers are bought together and sold at the best prices. It performs various marketing functions such as transportation, warehousing, packaging, grading, etc. अब फ्रेंड्स ऐसा होता है कि मार्केटिंग के टाइम पे आप जो बंदा होता है, जो प्रोड्यूसर होते हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो कई बार उनको अपने सामान को बेचते हैं, उनको अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ, ये भी माना. मेनी टाइम्स क्या होता है, उनको ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग के चलते हुए उनको कई बार लॉस भी हो जाता है. बिकॉज ट्रांसपोर्ट के टाइम पे उनको कई बार जगह सही नहीं मिली, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में उनको कई बार सामान ख़राब हो गया, वेयर हाउसिंग नहीं होती है सही तरह से, क्योंकि छोटे छोटे स्मॉल जो प्रोड्यूसर्स होते हैं दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड वेयर हाउसिंग, दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड ट्रांसपोर्टेशन, कंफर्टेबल जो ट्रांसपोर्टेशन होगी अच्छी तरीके से वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते, ग्रेडिंग नहीं कर पाते, पैकेजिंग और जो मेनी अदर फंक्शंस ऑफ द मार्केटिंग आर देयर, वो सारी ये फंक्शंस वो ढंग से अप्लाई नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनको नुकसान हो जाता है. सो क्या होता है, ये जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी होती है, दे परफॉर्म द वेरियस मार्केटिंग फंक्शंस फॉर दोज स्मॉल प्रोड्यूसर्स, सो दैट इनके जो सारे फंक्शंस हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, ये सारा कुछ है, इनको ये अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाए और इनको कोई परेशानी ना हो मार्केटिंग के टाइम पे. Now, main objective of marketing cooperative society are to ensure a steady and favorable market for the output of its members. यानी कि वो लोग क्या करते हैं, एक रेडी और फेवरेबल मार्केट बनाते हैं या फिर देखते हैं जिस हिसाब से उनका प्रोडक्ट होता है, उस टाइप से वो लोग क्या करते हैं, उनके जो भी प्रोडक्ट है उसको उस मार्केट में जाके बेचते हैं. सेकेंड वन इज़ टू इंश्योर द बेस्ट प्राइस ऑफ द आउटपुट का जो बेस्ट प्राइस होता है वो दे आर ट्राई टू द सेल आउट द आउटपुट टू इट्स बेस्ट प्राइस. ऐसा नहीं है कि अगर वो 5 रुपये में बेच के उनको 2 रुपये का फ़ायदा हो रहा है तो 5 रुपये में ही बेचेंगे, अगर वो 7 रुपये में बिक रहा है तो 7 रुपये में भी बेच देते हैं. Fine. Third one is to provide facility like transportation, warehousing, packaging, etc., which individually cannot be afforded the members. यानी क्या करते हैं वो लोग, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग टाइप्स ऑफ की जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं, जो भी फंक्शंस होते हैं मार्केटिंग के, वो सारे के सारे फंक्शन वाली जो फैसिलिटीज़ होती हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ कौन प्रोवाइड करता है, इनको कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी प्रोवाइड करती है. क्योंकि अगर वो अकेला कोई बंदा, स्मॉल प्रोड्यूसर जो अकेला वो अगर वो ये सारी चीज़ें करने बैठेगा तो अकेला वो सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाएगा, बिकॉज दैट इज़ नॉट जस्ट अ सिंगल फंक्शन विच ही हैव टू अप्लाई, ही हैव टू परफॉर्म, देयर आर मेनी ऑफ द फंक्शन दैट ही हैव टू परफॉर्म, दैट्स वाई इट विल बी डेफिनेटली अनअफोर्डेबल फॉर हिम, विच विल गिव हिम अ लॉट ऑफ लॉस. That's why they try to make him possible all these functions so that he can afford them too. Now, our fourth cooperative society is cooperative क्रेडिट सोसाइटी. फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेनी ऑफ टाइम्स ना ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के बारे में तो सुना भी होगा, राइट? हमें ना एसएसटी में पहले बहुत पढ़ाया जाता था 9th 10th में.
आपने मैनी ऑफ टाइम सुना होगा कि ना अलग अलग टाइप के बैंक्स भी होते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी होती हैं जो कि लोगों को क्या करती है, क्रेडिट प्रोवाइड करवाती हैं, क्योंकि मैनी ऑफ द फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करवाती है, राइट। ये क्यों होती हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोगों को ना अब बैंक में जाने में बहुत परेशानी होती है। बैंक में जाएंगे तो उनको इंटरेस्ट पे करना है, बैंक में जाएंगे तो उनको एक तो अपनी सैलरी का दिखाना पड़ता है जिस हिसाब से उनका कि सैलरी के बेसिस पे आपको मिलेगा, आपको ये फॉर्म करना है, वो फॉर्म करना है, मेनी ऑफ द फॉर्मेलिटीज आर देयर इन द बैंक, दैट्स व्हाई पीपल अवॉइड द बैंक, दे प्रेफर्स टू मनी लेंडर्स। और मनी लेंडर्स के पास जाते हैं तो यू नो वेरी वेल कि क्या होता है, नॉर्मली मनी लेंडर्स क्या करते हैं, दे एक्सप्लॉइट द पीपल, दे एक्सप्लॉइट देम बिकॉज ऑफ देयर क्रेडिट फैसिलिटीज़। यानी जो भी वो क्रेडिट देंगे उसका क्या करते हैं, वो एक तो उसमें वो लोग जो उनको क्रेडिट देते हैं उसका जो उनका इंटरेस्ट होता है इट इज़ वेरी हाई। वो हाँ, और सारी सिक्योरिटीज़ नहीं लेते हैं, ये वो और भी बहुत सारी जो फॉर्मेलिटीज़ होती है उस सबको वो अवॉइड करते हैं, बट उसके बदले में वो क्या करते हैं, दे गेव देम अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट प्रेशर टू, जिस वजह से क्या होता है, दे आर एक्सप्लॉयटेड बाय द मनी लेंडर्स। सो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बनाई जाती हैं। सो क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ द पीपल विद लिमिटेड मीन्स हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू अरेंज क्रेडिट एंड लोन्स, यानी कि ये उन सारे छोटे छोटे लोगों के लिए है, ऐसे लोगों के लिए जिनके जो मीन्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, यानी कि उनके जो सैलरी है, उनका जो इनकम सोर्स है इट्स लिमिटेड, और दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू अरेंज द क्रेडिट एंड लोन्स, उनको बहुत डिफिकल्टी होती है क्रेडिट और लोन्स को अरेंज करने में। सो दीज सोसाइटीज आर मेड फॉर दोज पीपल्स एंड दीज सोसाइटी प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू देयर मेंबर्स and promote habits of saving amount among the members। अब मैं आपको बताती हूँ ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में एक्चुअल में क्या होता है, वो लोग अपने मेंबर्स को ये बोलते हैं कि आपको हर महीने इतना अमाउंट, एक स्पेसिफिक अमाउंट जो कि बहुत स्मॉल अमाउंट होता है, 100, 500, 200, 1000 रुपीज़, वो लोग कहते हैं कि यू हैव टू पे दैट मनी एवरी मंथ टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी सो दैट आपका इतना अमाउंट सेव रहेगा, एंड इन फ्यूचर वेन एवर दे रिक्वायर द लोन, वेन एवर दे रिक्वायर द क्रेडिट, इट डजेंट मैटर कि उनके पास उनके जो अकाउंट है उसमें कितना पैसा है, वो लोग क्या करते हैं, अगर उनके बाय चांस उनके अकाउंट में 10,000 20,000 रुपीज़ है और दैट पर्सन नीड्स 30,000 और 40,000, तो वो उसको वो 30 और 40,000 का पैसा दे देते हैं, और फिर से क्या होता है, वो बंदा एक तो उसको लोअर प्राइस में मिलता है, एक्सप्लॉयटेशन से बच जाता है, और उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है इट इज़ ऑल्सो वेरी लो कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूट्स। इसकी वजह से क्या होता है, उसके ऊपर एक तो बर्डन कम होता है, एक तो एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है, एंड सेकेंडली क्या होता है, ये जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है ना, ये लोगों के अंदर एक सेविंग करने का भी हैबिट डाल देती है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एवरी मंथ वो लोग क्या बोलते हैं कि आपको इतना अमाउंट पे करना है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, तो वो लोग एवरी मंथ क्या करते हैं, इतना अमाउंट चाहे कुछ भी करके कहीं ना कहीं से सेव करते हैं और उस अमाउंट को क्या करते हैं, पे, क्योंकि इंसान के पास एवरीवन नोज अगर पैसा होता है तो जाता ही जाता है, लेकिन अगर आप उसको सेव कर देते हो, एक ऐसी जगह डाल के आ जाते हो जहाँ पे आप उसको निकाल नहीं सकते हो, तो क्या होगा, आपको सेविंग की हैबिट हो जाएगी, और एनी टाइम वेन एवर यू रिक्वायर द फंड यू कैन गेट देम टू यू, द फंड्स आपके पास ऑलरेडी होंगे सेव। अदरवाइज 100 और 500 रुपीज़ तो पता भी नहीं चलता कब निकल जाता है, लेकिन वो सेव कर करके एट द एंड ऑफ द ईयर वो 1000, मतलब कि कुछ 1000 के अमाउंट में बन जाते हैं, 10,000 20,000 40,000, और उस अमाउंट में भी उनको इंटरेस्ट मिलता है जो बढ़ जाता है, और इनफैक्ट वो इंटरेस्ट जो होता है वो बैंक के इंटरेस्ट के हिसाब से भी ज़्यादा होता है। सो इस वजह से क्या होता है, लोग कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ बनाते हैं जिनकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, तो इस वजह से ये बनाया जाता है। और अब देखते हैं द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। सो व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी? फर्स्ट वन इज़ टू प्रोवाइड द मेंबर्स फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लेंडर्स, जो मेंबर्स है उनको मनी लेंडर्स के एक्सप्लॉयटेशन से बचाना। सेकेंड वाज टू इंश्योर लोन ऑन ईजी टर्म्स एंड लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी उनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अमाउंट पे कर देना, यानी कोई भी इजी टर्म्स और इजी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको लोन इंश्योर कर देना। द थर्ड वन इज़ टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेविंग अमंग द मेंबर्स, जो मेंबर्स है उन पे उन्हें क्या करवाना, हैबिट डलवा देना सेविंग की। नाउ फिफ्थ वन और फिफ्थ cooperative society is a cooperative
फार्मिंग सोसाइटी। अब कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी क्या होती है? दिस कंसिस्ट ऑफ द स्मॉल फार्मर्स हु जॉइन टुगेदर टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल मैकेनिज्म फार्मिंग। यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है फार्मिंग वाली, ये क्या करती है एक्चुअली, जो फार्मर्स होते हैं, यू नो वेरी वेल कि फार्मर्स हमारे इंडिया के स्पेशल जो फार्मर्स होते हैं, ये बुक में भी आपको मिल जाएगा लिखा हुआ लाइन, कि जो स्पेशली दिस सोसाइटी इज़ मेड इन द इंडिया बिकॉज इंडिया का फार्मिंग जो है, यू नो वेरी वेल कि कितना महान एग्रीकल्चर एरिया है हमारा। मतलब जो हमारे यहाँ के जो फार्मर्स की हालत है वो कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमारे इंडिया का जो फार्मर होता है ना, जो हमें अन्न देता है, जो इतना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई और चीज़ हट जाए चल जाएगा, मतलब सब कुछ इम्पॉर्टेंट होता है, बट फार्मिंग जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बिकॉज अगर फार्मिंग नहीं होगी तो कोई जी नहीं सकता। फ्रॉम स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स फार्मिंग हमेशा से इम्पॉर्टेंट रही है। इंडस्ट्रीज इम्पॉर्टेंट नहीं रही है बिकॉज इंडस्ट्री कभी थी कभी नहीं थी, इंडस्ट्री के बिना जीना पॉसिबल है, बट वी नो एवरी वन दैट फार्मिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बट लोग फार्मिंग नहीं करना चाहते, हमारे इंडिया में लोग फार्मिंग नहीं करना चाहते। हमारे इंडिया का जो फार्मर है वो सबसे ज़्यादा गरीब होता है, राइट और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो फार्मर अफोर्ड नहीं कर पाता है। वो अपने लिए सीड्स नहीं ले पाता है, वो ढंग से अपने फार्म में वाटर नहीं दे पाता है, मेनी ऑफ द थिंग्स आर देयर। वो फर्टिलाइजर्स नहीं यूज़ कर पाता है बिकॉज उसका इतना पैसा भी नहीं होता है कि वो ढंग से सीड ला सके। HYV सीड्स जो होते हैं, जो कि बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के सीड्स होते हैं, जिसकी वजह से फार्मर की जो प्रोडक्शन होता है वो इंक्रीज होता है। इट्स ऑलमोस्ट 2 टाइम्स और 3 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल प्रोडक्शन। स्टिल दैट वो उन सीड्स को नहीं ला पाता जो हम लोगों के हिसाब से बहुत सस्ते होते हैं, लेकिन फार्मर के हिसाब से वो बहुत महंगे होते हैं। फार्मर्स अपने डेली, वो जिसको जो इंसान सबको खाना देता है, जिस इंसान के भरोसे हम सब खाना खाते हैं, और उसी इंसान को खाना नहीं मिलता है, वो ही इंसान जो खाना बना रहा है, जो खाना पैदा कर रहा है, वही इंसान खाना नहीं खा पाता है, वो एक एक रात कई बार भूखा सो जाता है। सो फार्मर्स हमारे इंडिया के बहुत ज़्यादा डाउन जा रहे हैं। दैट्स वाई आजकल के टाइम पे एग्रीकल्चर सिस्टम जो है हमारे इंडिया को, वो इतना डाउन होता जा रहा है। हमारे इंडिया में लोगों को वैसे भी ऐसा बोल लगता है ना, कोई फार्मर है तो बोलते तो फार्मर ही तो है। इनफैक्ट मैनी ऑफ लोगों की तो ये भी सोच होती है कि फार्मर पढ़े लिखे हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते वही फार्मर्स बनते हैं, क्योंकि उनका और कोई ऑक्यूपेशन नहीं बनता है। बट नो, फार्मिंग इज़ रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। और जो फार्मर्स होते हैं, इट्स नॉट लाइक कि कोई भी काम, जिसको कुछ नहीं आ रहा है वो फार्मर बन सकता है। फार्मर एक टेक्निक है, फार्मिंग एक टेक्निक है जो हर कोई नहीं कर सकता है। यहाँ का बड़े बड़े इंजीनियर्स नहीं फार्मिंग कर सकते हैं। अ फार्मर नीड्स अ टेक्निक टू डू समथिंग। ही इज़ अ गॉड फॉर ऑल ऑफ अस, एज वो हमें खाना दे रहे हैं। सो एटलीस्ट रिस्पेक्ट दोज फार्मर्स। सो हम टॉपिक पे आते हैं कि फार्मिंग का कोऑपरेटिव सोसाइटी से क्या लेन देन है। एक्चुअल में जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो इंडिया के फार्मर्स हैं, दे ऑल आर बहुत ज़्यादा वो पुअर होते हैं, और उनकी इसकी वजह से क्या होता है, वो अपनी जो बेसिक नीड्स होती है, जो फार्मिंग के लिए उनकी बेसिक नीड्स होती है, वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। उनको जो कैनाल्स बनाने होते हैं, जो उनको वाटर प्रोवाइड करना पड़ता है अपने फार्म्स में, और फर्टिलाइजर डलवाने होते हैं, HYV सीड्स होते हैं, मेनी अदर थिंग्स आर देयर, हार्वेस्टिंग, सेलिंग, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उनकी, मतलब हार्वेस्ट करना, उसके बाद उसको सेल आउट करना, इन सारी चीज़ों में उनको ना क्या होता है, बहुत परेशानी होती है, क्योंकि उनके इतना फंड नहीं होता है। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, उन सारे फार्मर्स को एक साथ जॉइंट अप करती है। वो सारे फार्मर्स एक साथ आते हैं, और जो भी उनका रॉ मटेरियल है वो सब, अब फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको वापस से वही वाला एग्जांपल देती हूँ कि जो प्रोड्यूसर वाला एग्जांपल था, फाइन। प्रोड्यूसर की तरह फार्मर्स भी क्या करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एक फार्मर है, उसको वो सीड लेने जाएगा, तो 1 किलो सीड लेगा। मान लो 1 किलो सीड उसका 2000 रुपये का है, ठीक है। अब वो 2000 रुपये में कितना सस्ता करवाएगा उसको? 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, दैट्स इट। 1000 रुपीज़ तो कम नहीं करा सकता वो, ये तो पक्का है। 50% में तो ले नहीं सकता ना। 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, वही बहुत मुश्किल होता है, और फार्मर्स की तो वैसे भी कोई सुनता नहीं है। सो 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, उसके लिए क्या बेनिफिट होता है? 100 रुपीज़ और 200 रुपीज़ तो कुछ भी नहीं होगा उसके लिए 2000 के सामने, राइट। अब उसी की जगह 10 फार्मर्स गए, उन्होंने कहा मतलब मैनी ऑफ द फार्मर्स गोस ओवर देयर, और दे बाय द सीड ऑन द बल्क।
अब उनको उन्होंने बल्क में लिया, मैन्युफैक्चरर से लिया, एक तो पहली उसकी कॉस्ट कम थी। अब उन्होंने बार्गेन करवाया, तो बार्गेन करवाने के बाद क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 50,000 की सीड्स ली, तो 50,000 उन्होंने 10,000 रुपीज़ कम करवा दी, भाई वी आर नॉट अलाउ, वी आर विल नॉट गिव यू 50,000, वी विल गिव यू 40,000। तो उसने कहा ठीक है फाइन, आप 42 में दे दो। तो 42 में सबको सेटल अप हुआ। जो बंदे को पहले 200 रुपये का फ़ायदा हो रहा था, अब उस बंदे को 1,000 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है। सो इजंट यू थिंक ये उसको 50% में मिल गया, फर्स्टली उसको सीड 50 में मिला। इसी तरीके से वो मशीनरी जो होगी वो भी लेके आएंगे, इसी तरीके से वो कैनाल्स जो होंगे वो भी बनवाएंगे, इसी तरीके से हर एक काम वो 50-50-50 करके अपना सारा काम कर देते हैं। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी उनको सिर्फ यही फैसिलिटीज़ नहीं देती है, व्हाट दे ऑल्सो गिव देम टू, वो उनको ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती है। एज जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो सारे नॉर्मली पेरिशेबल गुड्स ही बनाते हैं, राइट। फार्मिंग के बाद तो पेरिशेबल गुड्स ही होते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे ईटेबल गुड्स होते हैं, दे ऑल आर पेरिशेबल गुड्स। और उनको अगर आप वेयर हाउसिंग ढंग से नहीं करते हो तो उनके ख़राब होने का तो पूरा डर, पूरा पता होता है हमें कि हाँ इसने ख़राब हो जाना है। वेयर हाउसिंग, अब स्मॉल फार्मर से वेयर हाउस कहाँ से लेके आएगा, कहाँ से अफोर्ड करेगा वो बेचारा, जो सीड नहीं खरीद पा रहा है वो वेयर हाउस कहाँ से लेके आएगा। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी उनको वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी और सारी अदर फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो भी उनको प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से उनका जो सामान होता है वो ख़राब नहीं होता है, वो अच्छी तरीके से वेयर हाउस में रहता है और उनको फुल प्रॉफिट मिलता है। इनफैक्ट मैनी ऑफ टाइम्स क्या होता है कि जब वो सेल आउट करने में जाते हैं ना अपना सामान, तो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी उनकी हेल्प करती है। किस तरीके से, जो सामान एक्चुअल में क्या होता है ना, जो हम यहाँ पे राइस, जो हम लोग यहाँ पे वीट खरीदते हैं, जो हमारा 20 रुपीज़ के जी, 30 रुपीज़, 40 रुपीज़ के जी होता है, 50, 100 एंड 1000 रुपीज़ के जीज होते हैं, वो फार्मर की तरफ से 2 रुपीज़, 4 रुपीज़, 10 रुपीज़ के ज़्यादा नहीं खरीदा जाता है। जो हमें यहाँ पे वीट, जो हम लोग जिस वीट के लिए 30-40 रुपीज़ पर केजी दे रहे हैं, वही वीट फार्मर्स से 10 रुपीज़, 5 रुपीज़ के जी में लिया जाता है, जो कि हमको यहाँ पे ट्रिपल और 4 टाइम्स उसको मार्जिन निकाल के हमें सेल आउट किया जाता है, और फार्मर्स को सिर्फ 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़ के हिसाब से उसको खरीद लिया जाता है। सो जिस वजह से क्या होता है, फार्मर्स को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। और अगर फार्मर्स हमें सीधा के बेचे ना, तो फार्मर्स पता नहीं कितने अमीर हो जाएंगे। डिड यू नो दैट थिंग? बिकॉज फार्मर अगर एक टाइम की बात करें, सबसे स्मॉल से स्मॉल फार्मर्स भी जो होते हैं वो नॉर्मली टन के हिसाब से तो फार्मिंग करते ही हैं। उनका जो आता है ना, वो अगर वो 50 के जी, 100,000 के जी भी निकालते हैं, तो अगर वो हमें सेल आउट करेंगे तो उनको, डिड यू नो, लैक्स तक उनका जो प्रॉफिट मार्जिन हो वो ऐसा हो सकता है। बट उन लोगों को मिडिल मैन जो होते हैं वो एक्सप्लॉइट कर जाते हैं। तो उस एक्सप्लॉइटेशन से बचने के लिए भी कोऑपरेटिव सोसाइटी उनकी हेल्प करती है, और उनको सही बेस्ट प्राइजेस में वो सारे के सारे उनके जो क्रॉप्स होते हैं वो सेटल आउट करवाती है, मतलब सोल्ड आउट करवाती है। Now, the main objective of farming cooperative society are: first one is helping the small farmers to get the benefits of mechanism farming. ये जो mechanism farming होती है, यानी कैनाल्स बनवाना और HIV सीड्स एंड अदर जो मशीनरी से जो भी फार्मिंग होती है, ये सारी की सारी फार्मिंग की फैसिलिटीज़ के बेनिफिट्स उनको प्रोवाइड करना, फर्स्ट objective is that. Second one is providing improved seeds, fertilizers, irrigation and other modern techniques. और जो different modern techniques यानी seeds, जो improved seeds है, HIV seeds, अच्छी तरीके अच्छे केमिकल्स वाले अच्छे फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन की फैसिलिटी, और जो दूसरी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है, टेक्निक्स है फार्मिंग के, वो सारे उनको प्रोवाइड करवाना। थर्ड वन इज़ प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू पीसेंट्स। पीसेंट्स क्या होते हैं? पीसेंट्स एक्चुअल में लैंड ओनर्स होते हैं, दोज आर फार्मर्स, यानी ऐसे फार्मर्स जो कि लैंड ओनर्स हैं, उनको सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटीज़ भी वो प्रोवाइड कराते हैं, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो मनी लेंडर से कोई पैसा ले, कर्ज ले, क्रेडिट ले, और मनी लेंडर उनके जो भी जो भी उनकी लैंड है वो ले ना ले। तो ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं। So friends, it is our fifth one, and now let's see the sixth and the last cooperative society, that is cooperative housing society. Friends, cooperative housing society क्या होती है? These society are formed to provide residential accommodation to their members. These society purchase a big plot of land, construct flats on that and sell these flats to their members on installmental and easy terms. यानी हाउसिंग फैसिलिटी सोसाइटी वाले कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, ये सोसाइटीज़ क्या करती हैं, एक रेजिडेंशियल एकोमोडेशन प्रोवाइड करती है अपने मेंबर्स को। किस तरीके से ये क्या करती है, ये सोसाइटीज़ परचेज कर लेती है बहुत बड़े बड़े प्लॉट ऑफ लैंड्स, और उसमें क्या करती हैं, कंस्ट्रक्ट कराती हैं फ्लैट,
और उनको सेल आउट कर देती है अपने मेंबर्स को ही, और वो अपने मेंबर्स को वो बहुत रीजनेबल और इंस्टॉलमेंट और इजी टर्म्स में प्रोवाइड करती है, जिस वजह से उनके जो मेंबर्स होते हैं वो ईजिली उनके फ्लैट्स को अपने लिए हाउसेस ईजिली खरीद पाते हैं. So main objective of housing cooperative society is providing residential accommodation to their members. It's very easy उनको resident accommodation provide करवाना, helping members to purchase houses at lower cost. members को lower cost पे houses provide करवाना, providing civic amenities such as roads, parks, street lights, etc. यानी कि मेंबर्स को क्या प्रोवाइड कराना, सिविक एमेनिटीज़, मतलब जैसे अच्छे रोड्स हैं उनके आसपास की, जिस भी जगह में उनको घर दिए जा रहे हैं, फ्लैट दिए जा रहे हैं, उसके बाहर जो रोड्स हैं दे शुड बी गुड, है ना, कि ऐसे नहीं हो कि बस रोड तो कहाँ वो मिट्टी मिट्टी फैल रखी, ऐसा नहीं, वाले रोड्स नहीं होने चाहिए. अच्छे पार्क्स भी प्रोवाइडेड हों, क्योंकि बिकॉज पार्क इज़ रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज घर के अंदर बंद रह जाना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, स्पेशली आजकल जो कोरोना टाइम पे उसमें तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है प्रॉब्लम. अगर किसी घर के बाहर पार्क होगा तो कम से कम वो पार्क में तो घूम के आ सकता है, वरना आप छत से अंदर रूम में और रूम से छत के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते हो. थर्ड वन इज स्ट्रीट लाइट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस टाइप की जो भी हमारी सिविक एमेनिटीज़ होती हैं, दीज ऑल आर इम्पॉर्टेंट, और ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाती हैं. सो दैट्स इट, हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी जो भी हमारा टॉपिक था इट्स टोटली कंप्लीटेड. लेट्स नाउ सी, एक नो क्वेश्चन आता है नॉर्मली आप लोगों के में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो पार्टनरशिप और कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या डिफरेंस होता है, लेट्स सी दैट. फ्रेंड्स, पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप में अगर हम मेंबर वाइज देखें पार्टनरशिप और कोऑपरेटिव सोसाइटी को, तो पार्टनरशिप में जो मिनिमम मेंबर्स होते हैं दीज आर 2, राइट, एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम मेंबर्स देयर शुड बी 10 अडल्ट मेंबर्स. आपको याद होगा, है ना, 10 अडल्ट मेंबर्स मैंने आपको बताया था. 18 प्लस जो लोग होते हैं उनको हम अडल्ट मानते हैं, और अगर इफ़ 18 प्लस 10 मेंबर्स आर देयर with the similar interest they can join a cooperative society or they can form a cooperative society. In such a way, partnership में क्या होता है, minimum at least 2 members are required to form a partnership, और there is not any कि ऐसा कोई 10 एडल्ट वाला तो कोई फॉर्म है नहीं, बट हाँ कोई भी 2 लोग हैं तो उनको वो मिलके पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं. एंड मैक्सिमम क्या है इसमें, पार्टनरशिप में 20 मैक्सिमम मेंबर्स आर देयर. और अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं तो देयर शुड बी नो, देयर इज़ नो एनी रिक्वायरमेंट, देयर इज़ नो एनी लिमिट ऑफ इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी, कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं. एज ये तो फ्री फंड वाले लोग हैं, कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है, वो तो है ही, हमारा फीचर भी एक था, राइट. सो इसमें कितने भी लोग आ सकते हैं, देयर इज़ नो लिमिट. इन पार्टनरशिप देयर इज़ अ लिमिट, only 20 members, the maximum is 20 members should be there, not more than that. पार्टनरशिप में सेकंड क्या है, इन पार्टनरशिप म्यूचुअल बेनिफिट आर रिस्ट्रिक्टेड टू पार्टनर्स ओनली, यानी म्यूचुअल बेनिफिट्स आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हो. म्यूचुअल हेल्प जो होती है यू आर नॉट अलाउड टू डू सो, यानी कि आप पार्टनरशिप में ये सब नहीं कर सकते. आपको एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करनी पड़ेगी. पार्टनरशिप सिर्फ और सिर्फ एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एंड यू आर ओनली अलाउडेड टू टू गेट द प्रॉफिट ओनली. आप म्यूचुअल हेल्प नहीं कर सकते हो, म्यूचुअली कोई बेनिफिट नहीं ले सकते हो. कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये म्यूचुअल हेल्प के लिए ही होता है, और इसमें जो होते हैं मेंबर्स और जनरल पब्लिक जो होते हैं उनको क्या किया जाता है, बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, है ना, ये दूसरों की हेल्प करने के लिए बनाया जाता है. पार्टनरशिप का थर्ड होता है, पार्टनरशिप रिक्वायर्स एग्जिस्टेंस ऑफ सम बिजनेस. पार्टनरशिप में कोई ना कोई बिजनेस होना ज़रूरी है, यानी बिना बिजनेस का कोई पार्टनरशिप नहीं बन सकती है. लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी बिजनेस. यू कैन बी फॉर्म अ बिजनेस और यू कांट बी, बिकॉज अगर कोई भी एक इंडिविजुअल को कॉमन इंटरेस्ट जो भी है, मतलब इसमें कोई बिजनेस थोड़ी ना होता है. हमने जो फर्स्ट हमने अभी तक जितना पढ़ा उसमें बिजनेस थोड़ी है. हम लोग तो चीज़ें जा रहे हैं, लेके आ जा रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं बल्क में सामान खरीदने का. सामान खरीद रहे हैं ना हम, कंज्यूमर वाला देखा, प्रोड्यूसर वाला देखा, मार्केटिंग वाला देखा, हर चीज़ में हम लोग या तो सामान बेच रहे हैं या तो खरीद ले रहे हैं. और वो भी अपने लिए नहीं खरीद रहे हैं, जो उसके मेंबर्स हैं वो अपने हिसाब से बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, और उसमें वो लोग एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं. तो कोई एक बिजनेस तो है नहीं हमारे यहाँ पे, है ना, तो हम दूसरों के बिजनेस में हेल्प करवा रहे हैं. लेकिन पार्टनरशिप में एक बिजनेस होना ज़रूरी है, क्योंकि वो सब मिलके एक ही बिजनेस करते हैं ना, और उसमें अपना प्रॉफिट निकालते हैं.
Now fourth one is restriction is optional in partnership. पार्टनरशिप में रिस्ट्रिक्शन रजिस्ट्रेशन क्या होती है, ऑप्शनल होती है, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमने पढ़ा था रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होती है. विदाउट रजिस्ट्रेशन यू आर नॉट अलाउड टू ओपन और फॉर्म एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी. सो दैट्स इट. ये होता है पार्टनरशिप एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी. अगर आप लोग को इसका देखना है, याद करना है, तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. फ्रेंड्स एक्चुअल में ये 3 ऑफ मैनी ऑफ टाइम्स 5 नंबर में कोऑपरेटिव सोसाइटी और पार्टनरशिप का जो भी डिफरेंस होता है वो आता है. मे बी 3 नंबर में आ सकता है या फिर आपका केस स्टडी में आ सकता है. सो प्लीज़ लर्न दैट. और अगर बाई चांस मैं तो आपको ये बोलूँगी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप एंड HUF और सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, इसमें भी कई बार क्या होता है डिफरेंसेस आते हैं. सो ट्राई टू लर्न दीज ऑल डिफरेंसेस फ्रॉम योर बुक और फ्रॉम वेयर यू फाइंड इट, बट बिकॉज इट माइटली भी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि कई बार क्या होता है ये इस टाइप के डिफरेंसेस भी आ जाते हैं. और डिफरेंस याद करने का मतलब क्या होता है, आप लोगों को अपने आप ही वो थोड़ा बहुत तो पता चल ही जाता है ना, so it's easy to. So friends, thank you for watching the video. Please like, share and subscribe to my channel, and thanks once again all of you. Let's begin on the next class. Bye.